अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं राव भाई। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यकीन मानिए, अगर आप में से एक भी बंदा सब्सक्राइब करता है तो बड़ी खुशी होती और दिल करता है कि जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, उस शाम जब काम से छुट्टी हुई तो हमेशा की तरह मैं निकू भैया की चाय की दुकान पर बैठ गया। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि मेरी नज़र मनोज भाई पर पड़ी। वैसे तो मैंने कभी मनोज भाई से दुआ सलाम नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी उनको देखता वो हमेशा उदास ही नज़र आते, मानो उन्हें कोई बात अंदर से खाए जा रही हो। मनोज भाई किसी से बात भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी उनसे बात ना कर पाता था। अभी मैं मनोज भाई की तरफ देख ही रहा था कि तभी मनोज भाई अचानक से चाय पीते पीते धड़म से नीचे गिर गए। मैं फ़ौरन से उठा और मनोज भाई को सहारा देकर उठाया। अभी मैंने मनोज भाई को उठाया ही था कि मैंने नोटिस किया कि मनोज भाई बिल्कुल बेसुध है, जिस वजह से मैं और निकू भैया मनोज भाई को वहीं करीबी दवाखाना ले गए। डॉक्टर ने मनोज भाई को देखते ही कह दिया कि ये तो बहुत कमज़ोर है, पानी चढ़ाना पड़ेगा। मनोज भैया के होश में आते ही उनको ड्रिप लगना शुरू हो गई। उस रात मनोज भाई को तकरीबन 3 बोतल ड्रिप लगी। फिर मैं मनोज भाई को अपने साथ लेकर आ गया। वैसे तो मनोज भाई मेरे साथ आने को तैयार ना थे, लेकिन मेरी ज़िद के आगे उनकी एक ना चली और मनोज भाई को मेरे साथ आना ही पड़ा। फिर अगले कुछ दिन मनोज भाई मेरे साथ ही रहे और इस दौरान हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। पर अभी भी मनोज भाई हमेशा की तरह गुमसुम ही रहते थे। और फिर जब एक शाम मैंने मनोज भाई से पूछा कि आप हमेशा गुमसुम से क्यों रहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आपको परेशान करती है, जिस पर मनोज भाई ने बात को टालने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने ज़ोर दिया तो उन्होंने जो बताया, ये सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 7 महीने पहले एक कब्रिस्तान के मालिक ने 1 लाख रुपए महीने का मुआवजा देकर मनोज भाई को एक ऐसे काम के लिए राज़ी कर लिया जिसमें उन्हें कब्रिस्तान के में बनी झोंपड़ी में एक मुर्दे को पानी पिलाकर कहना था कि सोचते रहो। और जिस काम को मनोज भाई ने बीच में छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसका खुमियाजा मनोज भाई के घर वालों को अपनी जान देकर देना पड़ा। इसकी वजह से मनोज भाई बिल्कुल ज़िंदा लाश बन गए थे। मुझे मनोज भाई के लिए दुख तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन साथ ही उस कब्रिस्तान में 1 लाख रुपए वाली नौकरी की बात ने मेरे दिल में घर कर लिया था। अब मैं जानना चाहता था कि ऐसे उस मालिक की क्या मंशा थी उस काम के लिए, और वो मुर्दा कौन था जिसमें जान लौट रही थी। अभी मैं इन सवालों में उलझा ही हुआ था कि तभी मनोज भाई वहाँ से चले गए। मनोज भाई के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि वहाँ काश वो 1 लाख रुपए वाली नौकरी मेरी लग जाती। अगर मनोज भाई थोड़ा सा और हिम्मत दिखाते और किसी तरह से वो 3 महीने पूरे कर लेते तो हो सकता है कि उनके घर वालों की ज़िंदगी बच जाती। खैर, मैंने जब अगले दिन मनोज भाई से मिला तो मैंने बातों ही बातों में मनोज भाई से और उस कब्रिस्तान के मालिक के बारे में और जानकारी निकालना शुरू कर दी। पर कुछ ख़ास जानकारी मेरे हाथ ना लगी, पर मैंने कोशिश जारी रखी। मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं बड़ी चालाकी से मनोज भाई से बातें निकालने की कोशिश करने लगा। पर शायद मनोज भाई ने मेरे इरादों को भांप लिया था, जिसकी वजह से मुझे जानकारी निकलवाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और एक वक्त के बाद मैंने तकरीबन हार मान ही ली थी, लेकिन मेरे दिमाग से वो 1 लाख रुपए वाली बात नहीं निकल रही थी। एक दिन मैं बस स्टॉप पर जा रहा था, वहाँ मेरी मुलाकात मनोज भाई से हुई और जब वहाँ हमारी थोड़ी बात हुई तो पता चला कि वो दूसरा आदमी कोई और नहीं, वहाँ
वहाँ मनोज भाई के साथ एक और बंदा जा रहा था। वहाँ मुझे पता चला कि मनोज भाई के साथ जो दूसरा आदमी है वो उनके मनोज काका हैं। मैं भी उसी तरफ जा रहा था, लिहाजा मैंने मनोज भाई से कहा मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आप अगर कहें तो मैं काका जी को स्टेशन छोड़ देता हूँ। वैसे भी आज कुछ मौसम ठीक नहीं लग रहा और बस का भी कुछ पता नहीं। मेरी बात सुनने के बाद मनोज भाई ने कहा ठीक है, तुम काका को स्टेशन छोड़ दो। मनोज भाई के इतना कहते ही मैंने बजिंदर काका को अपनी बाइक पर बैठाया और स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते काका के साथ बातचीत होती रही और जब काका जी अचानक ही एक बात बोल उठे तो उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। दरअसल काका जी ने कहा कि अगर मैंने कुछ रोज मनोज को कब्रिस्तान के उस काम में ना लगाया होता तो आज मनोज का परिवार ज़िंदा होता और मैं अपने वाली के इरादे को भांप भी ना पाया और मनोज को तबाह कर बैठा। और इस पर जब मैंने काका जी से तफसील से सारा मामला पूछा तो उन्होंने हर एक बात बता दी जो मैं जानना चाहता था। इस बीच हम स्टेशन भी पहुंच गए और मैंने काका को वहाँ से रवाना कर दिया। काका के चले जाने के बाद अब मुझे उस कब्रिस्तान के मालिक तक पहुंचना था। अब मुझे उसके बंगले का पता मिल गया था। ये तो मुझे पता था कि मैं उस कब्रिस्तान के मालिक से सीधे सीधे 1 लाख रुपए वाली नौकरी की बात तो नहीं कर सकता। लिहाजा मैंने अच्छे से सोच लेने के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो गया और कब्रिस्तान के मालिक पे नज़र रखने लगा। मैंने नोटिस किया कि वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही बंगले से बाहर आता था, वो भी अपनी काली स्कॉर्पियो में जिसे उसका ड्राइवर चलाता है। बस जब मैंने उनके ड्राइवर अकील के बारे में पता चलाया तो मालूम चला कि वो हर रात 10 बजे ठीक कहीं चला जाता है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अकील से दोस्ती करना शुरू की थी। फिर जब मैंने एक दिन अकील से कहा कि मेरा काम छूट गया है यार, अगर कोई काम हो तो बताना, जिस पर अकील बोला अरे बस इतनी सी बात, कल ही मैं अपने मालिक से बात करके तुम्हारी नौकरी करवाता हूँ। फिर अगले दिन मुझे अकील का कॉल आया और उसने बताया कि उसने अपने मालिक से बात कर ली है और शाम को मुझे ऑफिस बुलाया है। ये जानकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरा पहला दाव बिल्कुल कामयाब रहा। फिर जब मैं शाम को अकील के मालिक से मिलने उनके ऑफिस पहुंचा तो अकील ने मुझे अपने मालिक से मिलवा दिया, जिस पर मालिक ने कहा ठीक है, इसको ज़मीर से मिलवा दो, वो देख लेगा। ये बोलकर मालिक वहाँ से चले गए। फिर ज़मीर से बात करने पर जब मैंने कहा कि अभी तो कोई काम नहीं है, पर मालिक ने कहा है तो कल से काम पर आ जाना। फिर जब मैंने तनख्वाह की बात की तो ज़मीर ने कहा कि तुम्हें तो फ़िलहाल के लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, फिर जब काम होगा तो तुम्हारी काम के हिसाब से तनख्वाह पूरी कर देंगे। पैसे की बात करने के बाद मैं ऑफिस से निकला और घर पहुंचने के बाद मैं काम की तैयारी पर लग गया। फिर सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले ज़मीर ने मेरे को देखते ही कहा तुम आराम से बैठो, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये बोलकर ज़मीर चला गया और मैं वहीं ऑफिस के कोने में कुर्सी लगाकर चुपचाप से बैठ गया। पहले रोज़ तो मैं कुर्सी से ही चिपका रहा, हालांकि ज़मीर बीच बीच में आकर हालचाल पूछता रहा और कोई काम ना दिया। और तकरीबन शाम के 7 बजे ज़मीर ने कहा तुम्हारी छुट्टी हो गई है, अब घर जाओ, कल वक्त पर आ जाना। इसके बाद मैं घर चला आया और फिर यही सिलसिला चलता रहा। मैं रोज़ सुबह ऑफिस पहुंचकर और उस कुर्सी पर बैठ जाता और तकरीबन शाम के 7 बजे घर लौट आता। अब तकरीबन 1 महीने को होना चला था। मेरा प्लान पहले ही पड़ाव पर थम सा गया था। मैं हर मुमकिन कोशिश करता मालिक के नज़रों में आने की। अब मुझे मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इंतज़ार करूं सही वक्त आने का। मैं सोच रहा था कि शायद वापस लौट जाऊं। और 1 महीना गुजर गया और मुझे मेरी पहली तनख्वाह 9,000 मिल गई। लेकिन मैं तो 1 लाख रुपए महीने की सोच कर आ गया था, लेकिन मेरे हाथ तो सिर्फ 9,000 ही लगे थे, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया था। और दूसरा महीना भी ऐसे ही गुजर गया तो मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और मैंने नौकरी छोड़ने का इरादा कर लिया। और उस शाम जब मैं ऑफिस से घर लौटा
तो अपनी बोरी बिस्तर समेटकर अपने पुराने ठिकाने की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं बस स्टॉप पर पहुंचा ही था, अपनी बस के आने का वेट कर ही रहा था कि तभी ज़मीर का फ़ोन आ गया। ज़मीर ने फ़ोन पर कहा कि तुम मुझे अभी लाल चौक पर मिलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ज़मीर के ये कहते ही पता नहीं क्यों मेरी उम्मीद फिर से जाग गई और फिर मैंने फ़ौरन ही जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, मैं भी लाल चौक पर पहुंचता हूं। मैंने फ़ौरन अपना सामान वहीं पे बस स्टॉप के पास ढाबे पे रख दिया और ढाबे को वाले को बोल कर गया कि मैं थोड़ी देर के लिए अपना सामान छोड़कर जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। क्योंकि ढाबे वाले से मेरी जान पहचान थी तो उसने मना ना किया और ढाबे पर सामान रखने के बाद मैं निकल पड़ा लाल चौक की तरफ ज़मीर भाई से मिलने। फिर जब मैं लाल चौक पहुंचा तो ज़मीर भाई पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे। मेरे आते ही ज़मीर भाई मुझे एक जानिब देखते हुए बोले, ये मालिक के पुराने तय खाने की चाबी है। ज़मीर भाई पहले से वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मेरे आते ही ज़मीर भाई मुझे एक चाबी देते हुए बोले, ये मालिक के पुरानी हवेली के तय खाने की चाबी है, तुम्हें उस तय खाने के साथ एक चमकीला पन्ना लेकर आना है, पर ध्यान रहे जिस दरवाज़े से तुम इस तय खाने में दाखिल होगे उस दरवाज़े से बाहर मत आना। और ये बोलकर ज़मीर भाई ने मुझे उस हवेली तक पहुंचने का रास्ता बताया और फिर वो वहाँ से चले गए। ज़मीर भाई के जाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि अब ये भला कौन सा काम मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद मैं हवेली की तरफ निकल गया। फिर जब मैं उस हवेली पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वो हवेली बड़ी बुरी हालत में है। उस हवेली की हालत बहुत बुरी थी। उस हवेली को जंगली पौधों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। फिर जब मैं उस हवेली में दाखिल हुआ तो अंदर एक ऐसा रास्ता था जो हवेली के नीचे की तरफ जा रहा था। वो रास्ता उस तहखाने की तरफ जा रहा था। फिर जब मैं उस रास्ते से होते हुए उस तहखाने तक पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उस तहखाने में पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं, जिनमें से काफ़ी लोग मुर्दों की तरह लेटे हुए थे और जो लोग ज़िंदा थे वो थोड़ा बहुत हिलजुल रहे थे। उनकी भी कुछ हालत ठीक ना थी। फिर जब मेरी नज़र वहाँ बिखरी चाबी पर पड़ी, क्योंकि मैं सदमे में आ गया, मैंने देखा कि वहाँ पर चाबियाँ बिखरी हुई हैं। ये देखकर मैं सदमे में आ गया, क्योंकि ज़मीर ने जो मेरे को चाबी दी थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। ये समझने में मुझे ज़रा सी देर ना लगी कि हो सकता है ज़मीर ने इन लोगों को ही ये चाबी देकर भेजा हो, उनका ये और उनकी ये हालत होगी। अभी मैं उन सब लोगों को देख ही रहा था कि इतने में मेरी नज़र उस बड़े से संदूक पर लगी जो हवा में तैर रही थी। और जब मैं उस संदूक के पास पहुंचा तो मैंने अपनी चाबी निकाली और उस संदूक को खोलने के लिए मैं वो चाबी उस संदूक के ताले में लगाने ही वाला था कि तभी वहाँ अधमरे लोगों में से एक ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि संदूक मत खोलो। उस आदमी का इशारा मिलते ही मैं रुक गया कि आपको भी क्या ज़मीर ने यहाँ पे भेजा था क्या? उसने अपना सर हाँ हिलाया। उसने कहा कि संदूक खोलने से पहले बाहर निकलने का रास्ता पहले ढूंढ लो, क्योंकि जब संदूक खोल दिया तो उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट ही तुम्हारा शरीर ठीक से काम करेगा, उसके बाद तुम्हारी हालत हमारे जैसी हो जाएगी। उस आदमी की बात सुनने और समझने के बाद मैंने सबसे पहले इस तहखाने से बाहर निकलने वाले रास्ते को खोजने का फ़ैसला किया। मुझे वो ज़मीर की बात याद थी कि उस दरवाज़े से बाहर निकलने के नहीं जा सकते जिस दरवाज़े से अंदर आए हैं, और इस तहखाने में भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे बाहर निकला जा सके। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे होते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था। मतलब कि इस तहखाने से तो मैं कहीं तो कोई रास्ता था जिससे बाहर निकला जा सकता था। मैं फ़ौरन ही उस तहखाने से बाहर निकलकर हवेली के उस दरवाज़े पर आया जिससे मैं इस हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली में चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद मैंने पाया कि वहाँ कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है और ऊपर तक दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियाँ भी पूरी तरह से ढकी हुई हैं, यानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो काफ़ी सोचने के बाद मेरा ध्यान उस अकलौते
दरवाजे की तरफ गया जहाँ से मैं घूम कर आया था। मैंने सोचा कि जिस दरवाजे से अंदर आया हूँ वहाँ से बाहर जाकर देख लूँ कि क्या होता है, और ये सोचकर मैं उस दरवाजे से बाहर निकला। उस दरवाजे से बाहर आने पर मैंने पाया कि सब कुछ नॉर्मल ही है, मतलब कि ज़मीर ने जानबूझकर इस दरवाजे से बाहर निकलने से मना किया था, ये सोचकर कि मैं यही बाहर निकलने का रास्ता है। मैं फ़ौरन से तय खाने में पहुंचा। वहाँ संदूक अभी भी हवा में तैर रहा था। वैसे तो मुझे घबराहट हो रही थी, पर मैं किसी तरह अपना दिल को मजबूत किए हुए था। जैसे ही मैंने उस ताले को खोला, वैसे ही वो संदूक धड़म से नीचे गिर गया। संदूक के ज़मीन पर गिरते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ वार कर रही हो। अब मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और मैंने जब किसी तरह से उस संदूक को खोला तो मैंने देखा कि वो संदूक अंदर से बहुत गहरी है, और वो कोई संदूक नहीं बल्कि कोई सुरंग हो। अब मैं उस संदूक में झांक ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा बदन बेजान पड़ने लगा है। मेरा शरीर धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रहा था। तो मैं वहाँ से निकलने की कोशिश में लगा था, पर इससे पहले कि मैं वहाँ से निकल पाता कि अचानक ही वहाँ मुर्दा पड़े लोगों के शरीर में फिर से जान लौट आई, और उनसे सफ़ेद पड़ी आंखों और मुंह से निकलते हुए आवाज़ों से साफ था कि ये इंसान नहीं है। मैं अपने आप को ज़मीन पर घसीटते हुए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उन मुर्दों ने मुझे दबोच लिया और मुझे किसी पुतले की तरह ज़मीन पर खींचने लगे। कुछ ही देर में मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। मेरी सांसें अभी भी चल रही थी। मुझे पता था कि अगले चंद मिनटों में मेरी सांसें भी मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उन मुर्दों ने मुझे इतनी ज़ोर से उछाला कि मैं उस संदूक के पार जा गिरा। उस वक्त ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैं उन मुर्दों से बचने के लिए उस संदूक में कूद गया। उस संदूक में कूदने के बाद जब मैं उस संदूक के अंदर जाकर गिरा तो मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा, और उस ज़ोरदार झटके के साथ मेरी आंखें बंद हो गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि सामने ज़मीर खड़ा हंस रहा है। ज़मीर को हंसता दे मैं उस पर चीखते हुए बोला, तुमने जानबूझकर मुझे मरने के लिए उस हवेली में भेजा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। अभी मैं ज़मीर पर बरस ही रहा था कि तभी मालिक वहाँ आ पहुँचे और मेरे सामने नोटों का भरा हुआ बैग रखते हुए बोले, ये 10 लाख रुपए हैं, और हाँ, हमने जानबूझकर तुम्हें वहाँ भेजा था, और तुमसे पहले भी हमने 762 लोगों को इस हवेली में भेजा था, लेकिन उनमें से कोई ना लौटा। तुम ही अकलौते हो जो उस हवेली से बाहर आए हो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर बुलंद है। और मुझे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो किस्मत का धनी हो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि ये नोटों से भरा बैग लेकर चुपचाप चले जाओ, या फिर अपनी किस्मत का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए के मालिक बन जाओ। इतना बोलने के बाद मालिक वहाँ से चले गए, और मालिक के जाने के बाद ज़मीर बोला, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अच्छे से सोच लेना, क्योंकि जो काम अब तुम्हें मालिक देंगे वो इससे कई ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक होगा। ये बोलकर ज़मीर भी वहाँ से चला गया, और मैं उस कमरे में बैठा सामने वाले पैसों को खोलने लगा और ये सोचने लगा कि क्या करूँ। तो मैंने ज़मीर से कहा कि मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर ज़मीर ने कहा कि ये पैसे लो और कुछ दिन अच्छे से खाओ पियो, और जब दिमाग सोचने के काबिल हो जाए तो फ़ैसला ले लेना। ज़मीर के कहने पर मैं वहाँ से वो 10 लाख रुपये लेकर अपने गांव चला आया। घर पहुँचने के बाद वो 10 लाख रुपये ऐसे खोया कि फिर किसी बात की फ़िक्र ही ना रही, और बीतते वक्त के साथ वो पैसे कम होते गए। लेकिन अब पैसों की गर्मी मेरे सर चढ़ चुकी थी, और मुझे फजूल के खर्चों की इतनी बुरी लत लग गई थी कि कब मैंने वो 10 लाख रुपये खर्च कर दिए पता ही ना चला। और जब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि तब तक मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे, लेकिन मेरी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई थी। लेकिन मैं इस खुशफहमी में था कि जब चाहूँ लाखों छाप सकता हूँ।
और तैश में आकर मैंने फ़ैसला ले लिया जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, और मैं वापस ज़मीर से जाकर मिला। ज़मीर मुझे देखते ही समझ गया कि मेरा फ़ैसला क्या है, जिस वजह से उसने मुझे रात के 11 बजे ऑफ़िस मिलने के लिए बुलाया। और जब मैं ठीक 11 बजे ऑफ़िस पहुंचा तो मालिक ने देखते ही कहा कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगे। फिर मालिक ने आगे जो मुझे उन 9 दिनों के काम के बारे में बताया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मनोज भाई को जो कब्रिस्तान का काम मिला था अब वो काम अगले लेवल पर पहुंच चुका था। सारे कायदे बदल चुके थे। मुझे अगले 9 दिनों तक मौत से 2-2 हाथ करने थे, लेकिन यह काम मेरे अकेले के बस का नहीं था। और जब मैंने ये बात मालिक से कही तो मालिक ने कहा, ठीक है, तुम अपने साथ 2 और बंदों को रख सकते हो, पर उन्हें कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। मालिक की इजाज़त देने के बाद अब बारी थी ऐसे 2 बंदों को ढूंढने की जो इस काम में मेरा साथ दे सके। कुछ दिनों की छानबीन के बाद मेरी मुलाकात किशोर जी से हुई, जो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करता था। फिर जब मैंने बातों बातों में किशोर जी से अपने मतलब की बात की तो वो ये काम करने के लिए राज़ी हो गया और अपने साथ एक और बंदे को भी ले आया। सारी तैयारी के बाद हम तीनों मालिक के पास पहुंचे, जहां से मालिक ने हम तीनों को हमें एक वीरान कब्रिस्तान में भेज दिया। ये कब्रिस्तान आबादी से थोड़ा दूर था। यहाँ किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। हवा में अजीब सी ठंड का एहसास था। इन सब इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़े उस झोंपड़ी की तरफ जहाँ वो मुर्दा हमारे इंतजार में सो रहा था। हमें भी अगले 9 दिन तक उस मुर्दे के साथ ही रहना था। बदले नियम कायदों के अनुसार अब हमें 9 महीने उस मुर्दे के साथ उस झोंपड़े में रहना था। हर रात ठीक 2 बजे उस मर्दे को उस मर्तबान का खाना उसके सामने परोसना था, जिसे हम उस झोंपड़े से 5 फीट खोद कर निकालना था। और ऊपर से ये भी ध्यान रखना था कि इस बर्तमान के खाने की महक से बचे रहें, और साथ ही उस बर्तमान के खाने को हाथ न लगाएं। और खाने के बाद जब तक वो मुर्दा खाना खाए हमें उस खड्डे में बैठे रहना है जब तक कि मुर्दा वापस न सो जाए। और मुर्दे के सोने के बाद जब हम उस झोंपड़े के पास पहुंचे तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम इस झोंपड़ी से बाहर आएंगे भी या नहीं। हम में से कोई भी। हम तीनों झोंपड़े में दाखिल हुए तो हमारी नज़र उस मुर्दे पर पड़ी, जो किसी जीते जाते इंसान की तरह एक कोने में बैठा हुआ था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुर्दा अभी बोल पड़ेगा। झोंपड़े में आने के बाद हम तीनों ने बिना वक्त ज़ाया किए खड्डा खोदना शुरू किया। पहले तो हमें ऐसा लगा कि हम तीनों बहुत जल्द ही ये खड्डा खोद देंगे, पर ज़मीन थोड़ी सख्त थी, जिसकी वजह से हम लोग जल्द थक कर चूर हो गए। पर हमारे पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि रात के 12:30 बज चुके थे और अभी तक हम तीनों मिलकर हम 3 फीट भी नहीं खोद पाए थे। यानी अब उस पहले मर्तबान तक पहुंचने में अभी भी 2 फीट और खोदना बाकी था, वो भी 2 बजने से पहले पहले। वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने अपना पूरा दमखम खुदाई में खोद रखा था। फिर किशोर का पाँव किसी चीज़ से टकराया। उसने कहा कि मुर्दे का खाना मिल गया। अब बारी थी उस मर्तबान को मुर्दे के सामने रखने की। मुर्दे के सामने रखने से पहले अब बारी थी अपनी नाकों को ढकने की, ताकि हम उसकी खुशबू ना सूंघ सकें खाने की। मैं उन दोनों को छोड़कर गड्ढे से बाहर निकला। हमने अपनी नाक बंद की। मैंने वो खाना मुर्दे के सामने छोड़कर ढक्कन खोल दिया और जल्दी से उस खड्डे में दोबारा जाकर बैठ गया। अभी हम तीनों अपनी सांसें रोके उस खड्डे में बैठे ही थे कि तभी उस मुर्दे की अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ पढ़ रहा है। उसके बाद हमारे दिल की धड़कन भी एकदम तेज़ हो गई, जिसके चलते बेचैनी सी होने लगी। फिर जब उस मुर्दे का बड़बड़ाना बंद हुआ तो उसके दांतों के गड़गड़ाने की आवाज़ आने लगी। ये सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जहाँ मैं अपने कानों को अपने
हाथों से बंद किया हुआ था। वहाँ किशोर के खानों से खून आने लगा था। उस वक्त हम कुछ कर भी ना सकते थे, लिहाजा हम तीनों वो सब कुछ बर्दाश्त करते रहे जब तक वो आवाज़ आना बंद हुई। तब जाकर हम तीनों को थोड़ी राहत मिली। वहाँ पहले तली खामोशी थी। हम समझ गए कि वो मुर्दा अपना खाना ख़त्म करके फिर गहरी नींद में डूब गया है। वहीं हम तीनों भी अब बेजान पड़ने लगे थे। जिस्मानी थकावट ने हमें इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि हम कब सो गए हमें पता ही ना चला, और जब हमारी आँख खुली तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था। किशोर और सतेश अभी भी नींद में थे। मैंने फ़ौरन से उन दोनों को जगाया और अगले मर्तबान के लिए खुदाई चालू करने को कहा, और फिर कुछ देर के बाद हम तीनों ने खुदाई चालू कर दी और अगले 3 घंटों में हमने वो दूसरा मर्तबान भी खोज डाला, वो भी वक्त से बहुत पहले, जिसकी वजह से हमें काफ़ी वक्त मिल गया था आराम करने के लिए। और फिर अब रात के 2 बजे पिछली रात की तरह हम अपनी नाक को ढके उस मर्तबान को उस मुर्दे के सामने रखा, उसका ढकना खोलकर वापस उसी गड्ढे में आकर छुप कर बैठ गए। और फिर यही सिलसिला चलता रहा और अगले 3 दिनों में हमने आधे से ज़्यादा काम बिना किसी बड़ी परेशानी के रख दिया। हम 5 मर्तबान निकाल चुके थे। साथ ही हम तीनों को ऐसा लगने लगा कि अगले 4 मर्तबान भी ऐसे ही बिना किसी दिक्कत और परेशानी के हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। पर असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। अब तक हम 25 मीटर गहरे खड्डे में थे और 9वें मर्तबान तक पहुंचने तक की गहराई 45 फीट हो जाती। पहले तो हम बिल्कुल सही चल रहे थे। फिर जब हमने 6वें मर्तबान को खोद कर निकाला, इस बार सतेश की बारी थी उस मर्तबान को उस मुर्दे के पास पहुँचाने की। और सतेश जब उस मुर्दे के पास पहुँचा तो हमें कुछ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई, और ठीक उस आवाज़ के बाद किशोर के चीखने की आवाज़ आने लगी। सतेश लगातार हम लोगों को नाम लेकर कहते जा रहा था कि मुझे मरने से बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। पर मैं और किशोर सतेश की दर्दनाक चीख सुनने के अलावा कुछ भी ना कर सकते थे। जहाँ सतेश हमें मदद के लिए पुकार रहा था, वहीं मैं और किशोर उस गहरे खड्डे में खामोश बैठे रहे। जब ऊपर से सतेश का बाजू हमारे पास आकर गिरा तो किशोर की चीख निकल गई। मेरा भी कलेजा मुंह को आने लगा। डर किस बुला का नाम है, आज हमें एहसास हुआ था। और किशोर ये सब कुछ देखकर बेहोश हो गया। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। अब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। किशोर की सांसें चल रही थी पर वो होश में नहीं था, और शायद सतेश उस मुर्दे के भेंट चल चुका था। फिर जब घंटों बाद किशोर को होश आया तो मेरी जान में जान आई। किशोर में आते ही बोला, होश में आते ही बोला कि छोड़ो ये काम, चलो निकलते हैं यहाँ से। जिस पर मैंने किशोर को याद दिलाते हुए कहा, किशोर भाई तुम भूल गए क्या, डील के अनुसार हम काम ख़त्म किए बगैर नहीं निकल सकते। पर अब किशोर भाई के सर पर डर इस कदर हावी हो गया था कि मेरे खिलाफ समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने, और उसी वक्त काम को अधूरा छोड़कर और गड्ढे से बाहर निकल गए। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद किशोर भाई ने मुझे आवाज़ देते हुए बोला कि मेरी बात मान लो, पर चलो मेरे साथ। इस पर मैंने किशोर भाई को कुछ जवाब ना दिया। फिर उस झोंपड़ी के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई, जिससे ये साफ़ हो गया कि किशोर भाई जा चुके हैं। किशोर भाई के जाने के बाद अब मैं मुर्दे के साथ इस झोंपड़े में अकेला रह गया था। अब मेरे लिए इस काम को अंजाम देना नामुमकिन हो गया था, लेकिन इस काम को तो ख़त्म करना ही था, भले मैं अकेला रह गया था। पर अब सिर्फ 3 दिनों की बात थी। मैंने बिना वक्त गंवाए 7वें मर्तबान के लिए खुदाई शुरू कर दी। पर जब घंटों पसीना बहाने के बाद 7वां मर्तबान जब बाहर निकला, इस मर्तबा जो मर्तबान निकला था इस पर कोई ढक्कन नहीं लगा था। जब उस मर्तबान के अंदर देखा तो मेरा दिल डर से कांप उठा। दरअसल सर उस मर्तबान में किशोर के कटे हुए हाथ पैर और उसका सिर था, यानी उसका दरवाजे से बाहर जाना एक गलत फैसला था। किशोर को उस मर्तबान में टुकड़ों में देखकर अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ करने की।
मैं कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ गया। मुझे याद आया कि जब किशोर भाई ने इस काम से मना किया था तो उसके मालिक ने उनसे कहा था, इस मुर्दे से ये कोई बात कहने को कही थी, और मनोज भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया था, जिस वजह से आज भी वो ज़िंदा है। ये याद आने के बाद मैं भी ये सोचने लगा कि मैं भी मनोज भाई की तरह अगर मुर्दे में कान में जाकर बोलूँ कि मैं ये काम छोड़ रहा हूँ तो शायद मेरी बात बन जाए। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि ऊपर से उस मुर्दे की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से साफ था कि मैं अगर ऊपर गया तो मेरे हाथ पांव शरीर से अलग हो जाएंगे। लिहाजा मैंने मनोज भाई वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया और कुछ फिर सोचने के बाद एक और आइडिया आया और फिर मैंने फिर से खोदना शुरू किया, और इस बार नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाने के लिए, ताकि मैं 4 दिनों तक ज़मीन खोदता रहा। और जब मैं सुरंग खोदते हुए वापस सतह पर आया तो मैं कब्रिस्तान के किसी दूसरे हिस्से से बाहर आया। सुबह की रोशनी देखकर मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। उसके बाद मैं वापस अपने गांव आ गया, पर बीतते वक्त के साथ मेरी तबीयत बद से बदतर होती गई। आज मेरी हालत बिल्कुल उस चौपड़े वाले मुर्दे की तरह हो गई है जो अपने आप खुद नहीं कर सकता। मनोज भाई की बात ना मानकर मैंने जो फ़ैसला किया था उसका यही अंजाम होना था। मुझे ये तो नहीं पता कि अब मैं कितने दिन और जीऊँगा, पर आपको ये बता दूँ, अगर आपको कोई ऐसा काम बोले तो भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपकी भी हालत मेरी तरह हो सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। कहानी सुनने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।